नमस्कार दोस्तों कल आपको करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं मिल पाया था और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और क्यों नहीं मिल पाया ये भी आपको हम कई बार बता चुके हैं, क्योंकि अब हमारी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो कुछ काम से मैं बाहर चला गया था कल, तो इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाया है। और मैं कोशिश तो पूरी करता हूं कि आपको मतलब टाइम टू टाइम जो भी हमारा टाइम फिक्स है उस पर दूं मैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और जब तक कि हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती है, लखनऊ पहुंच जाएं और इसके बाद पूरा हम सेटअप वहां पर लगा लें, तो तब तक थोड़ा सा व्यवधान रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें मेरा पूरा सहयोग करेंगे और मुझे कोऑपरेट करेंगे और मेरी समस्याओं को अपनी समस्या मान करके उसमें सहयोग देंगे आप। लेकिन यकीन मानिए कि जैसे ही हम लखनऊ पहुंचेंगे तो एक बहुत बड़ा प्लान कर रखा है हमने और कई सारे लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। कल ही हमारी लोगों से मीटिंग हुई थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हम लोग करने वाले हैं और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर हर चीज़ की तैयारी की जा सके, चाहे वो आईएएस की हो, पीसीएस की हो, समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, या फिर वनडे एग्जाम्स हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह जो भी हैं, यूपी SSC वगैरह। तो सबकी एक एक टीम अलग अलग होगी और जो टीचर हमारे स्टाफ्स होंगे तो सब अलग अलग पढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन वही ना कि कुछ जब बड़ा करना होता है ना, तो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं और जो इन छोटी छोटी समस्याओं से व्यवधान से डर जाता है वो कभी बड़ा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आपके जो है बहुत सारे कल कमेंट भी आए कि सर वीडियो नहीं आएगा क्या, है ना, या हो सकता है आपके मन में कुछ निगेटिविटी जाए कि अब तो सर जो है पढ़ाएंगे नहीं, अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं बार बार आप लोगों से कहते आया हूं कि जो हमारी नौकरी भी है ना वो आप ही लोग के लिए है, ठीक है। बस हमें उसमें से उतने पैसे लेने हैं जो हमारी आजीविका चल जाए, हमारे घर परिवार का जो भी वहाँ लोग हैं उसका खर्चा चल जाए। बाकी जो भी बचेगा सब हम तो उसी चैनल में लगाने वाले हैं और जहां से जो भी इनकम होगी, मतलब कुल मिलाकर के हमारा जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कुछ करने का इरादा है। और जो भी चीजें होंगी वो सब देख रहे हैं निःशुल्क हो रही हैं, ठीक है। कहीं किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है ना। और कई सारे लोगों को हम खुद जोड़ने वाले हैं जो उसमें सहयोग कर सकें, चाहे वो अपना शारीरिक सहयोग हो या सामाजिक सहयोग हो या फिर आर्थिक सहयोग हो, ठीक है। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, जो दूर दराज गाँव में हैं या महिलाएं हैं या जो हाउसवाइफ हैं, ठीक है, वो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ ऐसा बड़ा करना है कि वो घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकें, अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर आराम से पढ़ सकें। तो इस दिशा में हमको बहुत कुछ करना है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारी नज़र में, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो इस दौरान थोड़ा सा व्यवधान होगा महीने 15 दिन का, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करें। कभी वीडियो आपको मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको 2-3 दिन वीडियो ना मिल पाए, क्योंकि मान लो अगर मैं लखनऊ गया है ना, और चूंकि सचिवालय अभी नियुक्ति से पहले आना जाना होगा ही, कहीं विभाग पता करना है, कहीं ज्वाइनिंग हो रही, कहीं मेडिकल करवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए घर जाना होगा, तो इस दौरान व्यवधान हो सकता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीज़ों में मेरा भरपूर सहयोग देंगे और अपना समझ के, मुझे अपना भाई समझ करके मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसी मुझे आप लोगों से पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है। और कल जो संडे को आपको कहानी मिलने वाली है, जो आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, आपको मोटिवेट करेगी, आपको एक नई ऊर्जा का एहसास कराएगी। तो इसलिए कल 10 बजे यानी कि संडे को 10 बजे कहानी का जरूर वेट करिएगा, ठीक है। और इवनिंग में यानी कि संडे को शाम में जो भी आपके हफ्ते भर के कमेंट हैं उस पर भी वीडियो बनेगा, तो आपके सारे जवाब शाम को संडे को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज का जो करंट अफेयर्स हमने टॉपिक चुना है ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है, यानी कि जो देश विदेश से संबंधित खबरें हैं, जो विदेशों में घटनाएं घटी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको मैंने शामिल किया है, ठीक है। और ऐसे 2-3 वीडियो आपको हम दे करके तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो भी कार्यक्रम है उसको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे धीरे धीरे, काफी 25-26 लेक्चर हो गए हैं, ठीक है। करीब 8-10 लेक्चर और होंगे, तो वो कंप्लीट करके जल्दी करंट अफेयर्स समाप्त कर दें और नए विषय की ओर आगे बढ़ जाएंगे।
चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो एक स्थल है या स्थान है बेबीलोन, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये मिस्र में है। ये एक मेसोपोटामियाई शहर है, ठीक है। क्या है? ये एक पुराना मेसोपोटामियाई शहर है और जो इसकी उम्र है यानी पुराना है, लगभग 4000 वर्ष पुराना ये शहर है बेबीलोन। ये इतिहास में रिलेटेड है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है। इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा है। बेबीलोन शहर यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। और ये जो बेबीलोन है ये हैंगिंग गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हैंगिंग गार्डन क्या है? तो झूलते हुए बगीचे हैं, ठीक है। ये जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक है, ठीक है। तो इसलिए ये बेबीलोन फिलहाल चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। अगला है जलवायु आपातकाल, ठीक है। तो जलवायु आपातकाल लागू करने वाला ब्रिटेन विश्व का पहला देश बन गया है जहां पर जलवायु आपातकाल लागू किया गया है। ऐसा क्यों किया है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 80% तक की कमी लाना, ठीक है। यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जो कार्बन गैसें हैं, ठीक है, या कार्बन है, तो उसका उत्सर्जन हो रहा है, उसकी कमी लाने के लिए जलवायु आपातकाल लागू किया है, ठीक है। होगा इसमें क्या कि जो भी हानिकारक गैसें निकल रही हैं, जो प्रदूषक गैसें हैं, या जो कार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, तो इनसे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी, उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम हो। ये विश्व का प्रथम देश बन गया है और आयरलैंड दूसरा देश बन गया, ठीक है। यानी कि आयरलैंड में भी जलवायु आपातकाल लागू हो गया है। अगला है श्रीलंका में बुर्के या नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपको पता है कि पिछले दिनों श्रीलंका के कोलंबो में एक बम विस्फोट हो गया था और इसने किया था, वो एक व्यक्ति था या कोई महिला थी, मुझे याद नहीं आ रहा, वो उसने बुर्का पहना हुआ था, तो उसी ने जो है ये विस्फोट करा दिया था। तो ये कोलंबो में हुए विस्फोट के कारण ऐसा किया गया है और ये दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने बुर्के या नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है जापान ने शुरू किया व्हेल का शिकार, ठीक। जापान ने हाल ही में व्हेल मछली का शिकार कर दिया है और क्यों किया है? इसने व्यावसायिक स्तर पर व्हेल का शिकार करने के लिए, यानी कि अभी मतलब शिकार करके और जो इसको मछलियों को बेचेगा या उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उनको बनाएगा, तो व्यवसाय के लिए जापान ने व्हेल मछलियों के शिकार को प्रारंभ कर दिया है। इसलिए इसने जो है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, एक होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग कमीशन है या व्हेलिंग आयोग है, तो उसकी सदस्यता छोड़ दी है। अभी तक ये इसका सदस्य था, इसलिए व्हेल का शिकार नहीं कर पा रहा था, तो इसने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की सदस्यता छोड़ दी है, तो अब ये इसका शिकार कर सकेगा। और साथ ही साथ ये जो इसका खुद का यानी कि अपना समुद्री क्षेत्र है वहीं पर करेगा, अपने समुद्री क्षेत्र के बाहर ये व्हेल का शिकार नहीं करेगा, ठीक है। यानी जो उसका समुद्री क्षेत्र जितने में जापान का अधिकार है उतने में ये व्हेल का शिकार करेगा, उसके बाहर नहीं करेगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये गठबंधन आपको पता है कि 2015 में बनाया गया था, ठीक है। बहुत सारे इससे देश जुड़ गए हैं। भारत की बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है इसको गठन करवाने में, इसको बनवाने में। तो इसका एक देश बना है सदस्य और वो क्रम है 76वां, यानी जो इसका 76वां सदस्य बना है वो एक देश है पलाऊ। क्या नाम है? पलाऊ है और ये प्रशांत महासागर में स्थित देश है, पलाऊ है, पलाऊ देश। और जो पलाऊ है इसने अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ही सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। यानी जो भी सन स्क्रीन क्रीम्स वगैरह हैं जो कॉस्मेटिक हैं तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए क्योंकि जो समुद्र में कोरल रीफ है, ठीक, जो कोरल रीफ है इसको बचाने के लिए, क्योंकि लोग लगाते हैं और ये धुल धुल करके कहा जाता है समुद्र में जाता बह करके, जिससे कि कोरल रीफ प्रभावित होती है। तो कोरल रीफ को बचाने के लिए सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया था। कौन? पलाऊ, ठीक है। आगे आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उत्तर कोरिया यात्रा। इन्होंने 30 जून 2019 को उत्तर कोरिया की यात्रा की है और ये यानी डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया की यात्रा करने वाले पहले पदासीन राष्ट्रपति बने, यानी कि पद पर रहते हुए। ये अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए थे। और ये मुलाकात कहां पर हुई है?
ये उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती असैनिकृत क्षेत्र में मुलाकात इनकी हुई है। किससे? जो उत्तर कोरिया का शासक है किम जोंग उन, जो तानाशाह है, उससे इनकी मुलाकात हुई है। जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो असैनिकृत, मतलब कि उस क्षेत्र पर ना तो उत्तर कोरिया का अधिकार है और ना ही दक्षिण कोरिया का अधिकार है, तो बीच का जो क्षेत्र है उसे सैनिकृत नहीं बल्कि असैनिकृत, मतलब वहां पर कोई भी सैन्य गतिविधियां नहीं होती हैं, इसलिए उसको असैनिकृत क्षेत्र कहा जाता है। तो इसी क्षेत्र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन के बीच ये वार्ता हुई थी। नेक्स्ट है 45वां G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता परीक्षा में। ये 24 से 26 अगस्त के बीच हुआ है। कहां पर? फ्रांस में हुआ। फ्रांस का एक शहर है बियारिट्ज। ठीक है, ये बियारिट्ज में हुआ है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस का शहर है बियारिट्ज और इसका जो मुख्य विषय था वो था असमानता के खिलाफ लड़ाई। ठीक है, और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था, ये भी गए थे। और आपको ध्यान रखना है कि जो भारत है वो G7 का सदस्य नहीं है। हालांकि अमेरिका काफी उत्सुक है कि भारत को शामिल करने के लिए, लेकिन फिलहाल इसका सदस्य नहीं है। और जो अगला सम्मेलन होगा यानी 46वां G7 सम्मेलन होगा वो अमेरिका में होगा 2020 में। ठीक है, ये 19 में हुआ था और ये होगा 20 में। अगला एक टैक्स है जिसका नाम है गाफा टैक्स, GAFA टैक्स, गाफा टैक्स। ठीक है, तो फ्रांस ने इस टैक्स को किसने लगाया? फ्रांस ने लगाया है और यह एक डिजिटल कर है। कैसा कर है? डिजिटल कर है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्षेत्र की बड़ी कंपनियों पर लगाया जाएगा। ठीक है, यानी जो सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जो बड़ी कंपनियां हैं या जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके ऊपर ये जो नया डिजिटल कर लगाया जाएगा। जैसे कि गाफा का क्या नाम होगा? गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। ठीक है, ये 1 जनवरी 2019 से इसको लागू कर दिया गया है और लगभग ये 3% के आसपास लिया जाएगा। ठीक है, अगला है मिस्र का बेंट पिरामिड। ठीक है, मिस्र में एक पिरामिड, इसका नाम है बेंट पिरामिड। इसको यूनेस्को ये जो पहले से शामिल है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में पहले से शामिल है और ये मिस्र के कायरो शहर में स्थित है और इसको हाल ही में सैलानियों के लिए खोल दिया गया, यानी वहां पर पर्यटक जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बेंट पिरामिड जो है मिस्र का, ये काफी फेमस है। नेक्स्ट है अमीरात इस्लामिक बैंक। तो अमीरात इस्लामिक बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से चैट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से ये चैट बैंकिंग सेवा इसने शुरू की है और साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग एवं वॉलेट सेवा प्रारंभ करने वाला भी ये पहला बैंक था। ठीक है, यानी कि मोबाइल बैंकिंग और वॉलेट सेवा इसने प्रारंभ की थी, याद रखिएगा। अमीरात इस्लामिक बैंक है ये। ठीक है, यानी व्हाट्सएप से और मोबाइल वॉलेट से और फिर ये मोबाइल बैंकिंग सेवा। नेक्स्ट आइए, कुछ पॉइंट में हमने लिखी वहां पर, सीधे सीधे प्रश्न है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूस ने अंतरिक्ष में भेजा इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट। इस रोबोट का नाम क्या है? फेडोर। ठीक है, रूस ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक रोबोट भेजा था जिसकी शक्ल एकदम से इंसान के जैसी थी, इंसान जैसा दिखने में लग रहा था, उसका नाम है फेडोर। नेक्स्ट है चीन को मुद्रा हेर फेर करने वाला देश किसने घोषित किया है? तो अमेरिका ने। ठीक है, यानी अमेरिका ने चीन को मुद्रा हेरफेर यानी मुद्रा की हेरफेर करता है ये, तो ऐसा जो है घोषित कर दिया है अमेरिका ने, किसको? चीन को। नेक्स्ट है विकिपीडिया के सभी भाषाई संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? चीन ने। यानी कि अब चीन में विकिपीडिया नहीं चल पाएगा, किसी भी भाषा में चीन में विकिपीडिया नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है क्लीन अप मिशन, ये भी चीन से संबंधित है। तो चीन द्वारा इंटरनेट प्रयोग और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगाने के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चीन में जो ये सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है बहुत कम चलते हैं, मतलब बहुत सारे उस पर बैन लगे हुए हैं, बहुत सारी सेंसरशिप लगी हुई है। तो ये भी एक मिशन चलाया गया है, क्लीन अप मिशन, कि इंटरनेट प्रयोग और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगाने के लिए, मतलब कि प्रतिबंध लगाना, उस पर बहुत ही सीमित कर देना है या कहीं कहीं पर बंद भी कर देना है। तो जितनी आप देख रहे हैं भारत में आजादी है कि सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी भेज देता है ना, विवादित हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन चीन में ऐसा नहीं होता है, मतलब वहां पर ये प्रतिबंधित ही है। भले ही कुछ क्षेत्रों में खुला, लेकिन मतलब बहुत ही बैन के साथ इसको जो बहुत ही कंडीशंस के साथ वहां पर आप चला सकते हैं, मतलब कुछ भी आप नहीं भेज सकते हैं। अगला है
एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, कनाडा ने लगाया है और ये 2021 तक लागू रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो है कनाडा और ये 2021 तक लागू रहेगा। दो चीजें और बहुत जरूरी है यहाँ पर। देखिए, भारत में कच्चे तेल का आयात, मतलब ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत जो कच्चे तेल का आयात करता है वो सबसे ज्यादा किस देश से करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा करता है, ये जो आंकड़े हैं वर्ष 2019 के हैं, तो ये इराक से करता है और इस जो मात्रा है वो मिलियन टन है, यानी कि इराक से 46.61 मिलियन टन। इसके बाद दूसरे नंबर पर करता है सऊदी अरब से 40.33 मिलियन टन। तीसरे नंबर पर ईरान है, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, इसके बाद वेनेजुएला है। ठीक है, तो जो कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भारत करता मंगाता है सबसे ज्यादा वो इराक से मंगाता है, इसके बाद सऊदी अरब से, इसके बाद ईरान से। ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूजन नहीं रहता, मतलब कि सऊदी में तेल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो भारत वहीं से मंगाता होगा। ठीक है, तो ये फिलहाल आंकड़े हैं कि इराक से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है कच्चे तेल का। और अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एफडीआई निवेश है, ठीक है, यानी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो ये भारत से सबसे ज्यादा किस देश में होता है और भारत में सबसे ज्यादा किस देश से होता है। ठीक है, तो भारत से सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सिंगापुर में, यानी कि भारत से एफडीआई कहां जाता है सबसे ज्यादा, सिंगापुर में जाता है। दूसरे नंबर पर है नीदरलैंड। ठीक है, और भारत में एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आता है, तो मॉरिशस से सबसे ज्यादा आता है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है और तीसरे नंबर पर नीदरलैंड। ठीक है, यानी भारत का एफडीआई सबसे ज्यादा कहां जाता है, सिंगापुर जाता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा आता कहां से है, वो मॉरिशस से आता है। ठीक है, और अंतिम है रियो डी जेनेरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरो एक ब्राजील का शहर है, तो यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए इसे वास्तुकला की विश्व राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी किसे घोषित किया है, तो आप बताएंगे रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील का शहर है। इस तरीके के प्रश्न चूंकि हर साल घोषित किए जाते हैं यूनेस्को द्वारा, तो इस तरह के प्रश्न पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है रियो डी जेनेरो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी कि करंट अफेयर्स का लेक्चर। ठीक है, इसके बाद आपको हम अगला भी लेक्चर जल्दी ही उपलब्ध कराएंगे, और बाकी पॉलिटी तो आप चल ही रही है, वो तो आपको रेगुलर मिल ही रहा है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार।